लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अंडर इमरान खान, ये हमारा टॉपिक है जिसकी आउटलाइन मैंने अभी आपके सामने शेयर की हुई है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग के ये होंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। हम थ्योरेटिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखने की कोशिश करेंगे और फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो पिछले 1.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान की क्या फॉरेन पॉलिसी विजन है, फिर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थ्रू आउट द ईयर असेस करेंगे, जिसमें हम चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और फिर फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि काफी थोड़ा बहुत इशू आ गया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, काफी थोड़ा बहुत इशू आ गया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अंडर इमरान खान, ये हमारा टॉपिक है जिसकी आउटलाइन मैंने अभी आपके सामने शेयर की हुई है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग के ये होंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। हम थ्योरेटिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखने की कोशिश करेंगे और फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो पिछले 1.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान की क्या फॉरेन पॉलिसी विजन है, फिर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थ्रू आउट द ईयर असेस करेंगे, जिसमें हम चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और फिर फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सीएसएस 2020 में ऐसे आया हुआ है कि ग्लोबल डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये इसे क्या है और ये टॉपिक आपको किस तरह से हेल्प आउट कर लेता है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इमरान खान, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इज categorically clear about one thing, that from now onwards Pakistan will only partner Pakistan now onwards will only partner another country in peace. We will not become party of any other conflict. We will not join any other country in any conflict. तो ये बुनियादी तौर पर इशारा कर रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है माजी में बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग रही है। पाकिस्तान हमेशा जंगों का हिस्सा रहा है, खासतौर पर जो अमेरिकन जंगें हैं, जैसे अफगान वार हमने डिस्कस की, जैसे वॉर ऑन टेरर हमने डिस्कस की, इन तमाम तर जंगों का जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान के फॉरेन पॉलिसी की जो पैराडाइम है, डज फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विल फाइंड एनी चेंज इन पोजीशन, और अगर ऐसी चेंज होगी तो वो क्या होगी? अब इसके लिए हम पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। ये हमने फ्राइजियर की एक डिटेल डेफिनेशन लिखी है कि भाई फॉरेन पॉलिसी एक रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट है और एक रियासत का जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उससे सिक्योर करने के लिए जो है ना वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसका बुनियादी मकसद ही यही है कि हमने वायलेंट या नॉन वायलेंट तरीकों से अपना जो इंटरेस्ट है वो डिफेंड करना है। फॉरेन पॉलिसी जैसे हेनरी किसिंजर के अल्फाज में या वाल्टर लिपमैन के अल्फाज में हमने डिस्कस की थी कि ये टोटलिटी है एक रियासत की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डील करने की, इसका नाम फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, उसके दो तरह के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक उसके इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक उसके एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स से मुराद ये है कि अंदरूनी फैक्टर्स क्या हैं। याद रखें कि किसी भी मुल्क के इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है उसकी ज्योग्राफी। एक रियासत बाकी तमाम तर रियासतों से जिस बुनियाद पर इंगेज करती है, जिस बुनियाद के ऊपर अपना जो डिप्लोमेटिक पोस्चर मेंटेन करती है, उसकी बुनियाद है उसकी ज्योग्राफी, कि किस आप ज्योग्राफिकल रीजन में ला करते हैं। और ज्योग्राफिकल सिर्फ रीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्योग्राफी से मुराद है कि आपके नेबर्स क्या हैं, वो फ्रेंड्स हैं, वो एनिमीज हैं या वो फ्रेनेमीज हैं। फ्रेनेमी बेसिकली बराक ओबामा ने पाकिस्तान के लिए वर्ड इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब ये है कि नाइदर अ फ्रेंड और एन एनिमी, लेकिन एट द सेम टाइम बिहेव भी करे फ्रेंड की तरह भी और एनिमी की तरह भी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रेंच जनरल था, उसने कहा था कि भाई ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ स्ट्रैटेजी। एक रियासत की सिक्योरिटी पॉलिसी हो या एक रियासत की फॉरेन पॉलिसी हो, उसका बुनियाद होता है कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफी इस तरह से डिटर्मिनेंट है कि हमारे साथ एक ऐसा नेबर है जो से हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, पावरफुल भी, और हम उसके तहत ही हैं। एक ऐसा भी नेबर है जो कि हमसे 3 गुना ज्यादा है लेकिन हमारा दुश्मन है। एक ऐसा नेबर है जहां सिविल वॉर चल रही है पिछले 40 सालों से, वहां पर हम अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट आने की कोशिश कर रहे हैं।
اور ایک ایسا نیبر بھی ہے ہمارے ساتھ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات آف اینڈ آن اچھے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو ہم سعودی لینس سے زیادہ دیکھتے ہیں. ہم پاکستان، انڈیا، افغانستان اور ایران کی رسپیکٹولی بات کر رہے تھے. اوکے، کیا سب لوگوں کو اسکرین آ رہی ہے؟ از ایوری تھنگ شیئرڈ؟ اوکے اوکے فائن. اوکے، تو پاکستان کی فارن پالیسی کے یہ ڈٹرمیننٹس ہیں. انٹرنل ڈٹرمیننٹس بھی ہیں اور پھر ایکسٹرنل. انٹرنل میں ہم نے پہلا پڑھا جغرافی. سیکنڈ انٹرنل ڈٹرمیننٹس میں ہوتا ہے کہ اس ملک کی پاپولیشن کا کریکٹر کیا ہے. کیا پاپولیشن تعداد میں زیادہ ہے اور اسکل لیبر میں ٹرانسفارم نہیں ہوئی پڑی، یا وہ پاپولیشن تعداد میں تھوڑی ہے لیکن اسکل لیبر میں ٹرانسفارم ہوئی پڑی. یعنی کہ پاپولیشن ایٹ دا سیم ٹائم ایسٹ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم لائبلٹی بھی ہے. اگر وہ پاپولیشن پڑھی لکھی ہے تو وہ ایک ملک کو ڈفرنٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ پہ لے کے جا سکتی ہے. اگر وہ ان پڑھ جاہل ہے اور وہ کرونا وائرس جیسے مسئلے کو بھی سیریس نہیں لے رہی، تو ایسی صورتحال میں پاپولیشن وہاں پہ کافی حد تک لائبلٹی بن جاتی ہے. یہ فارن پالیسی کو افیکٹ کرتی ہے. تیسرا انٹرنل فیکٹر ہے کہ اس ریاست کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. پولیٹیکل سسٹم دو طرح کا ہے، ایک ڈکٹیٹوریل ہے، ایک ڈیموکریٹک ہے. مثلا جو فاشسٹ اسٹیٹس ہیں، جو کہ ڈکٹیٹوریل اسٹیٹس ہیں، ان میں فارن پالیسی ڈٹرمن کرنے کے لیے انڈیویجول کی ول چاہیے ہوتی ہے. مثلا اگر جرمن قوم کی مثال ہے تو ہٹلر نے اگر کہنا ہوگا کہ ہم نے چیکو سلواکیا کے اوپر حملہ کر لینا ہے، ہم نے فرانس کے اوپر حملہ کر لینا ہے، تو اس نے ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو کوئی زیادہ خیال نہیں رکھنا. ان دس کانٹیکسٹ rulers will becomes the general will or rulers will becomes the will of the state. تو ایک اور ڈٹرمیننٹ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. اگر وہ ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ ہوگا تو وہاں پہ ریاست میں انڈیویجول بیسڈ ڈیسیشن ہوں گے، لیکن اگر ریاست میں سسٹم آف گورننس یا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریٹک ہوگا تو ایسی صورتحال میں ریاست نے لوگوں کا پبلک اوپینین بھی دیکھنا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹو ڈیموکریسیز ڈو ناٹ گو ٹو وار. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ڈیموکریسی کو جنگ کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے بہت لانگ ٹرم کوشش کرنی پڑتی ہے. ڈومیسٹک کا پبلک اوپینین بڑا ہی پولرائز، بڑا ہی ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، اور چونکہ عوام جنگ نہیں چاہتی تو ایسی صورتحال میں عوام کے اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جنگ کی طرف نہیں جاتی. دے آر لیسٹ پرون ٹو وار. ایک اور فیکٹر ہے، وہ ہے ایک ملک کی اکنامک اسٹیج کون سی ہے. کیا وہ ایگریرین اکانومی ہے، کیا وہ سیمی انڈسٹریلسٹ اکانومی ہے، کیا وہ انڈسٹریلسٹ اکانومی ہے، یا وہ ایک پوسٹ انڈسٹریلسٹ یا نالج اکانومی کے اوپر لائے کرتی ہے، ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں ایڈوانسڈ ہے. آج ہی کے فار ایگزامپل آپ خبر پڑھ لیں تو رشیا کی یہ جو ایجنسی ہے، جو اسپائی ایجنسی ہے، جو کہ KGB کی ایک جو ہے نا وہ ایک اس سے بننے والی ایک ایجنسی تھی، آج وہ ہیک ہو گئی. جس نے بھی ہے کہ یہ شو کرا رہا ہے کہ اس ملک کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی، اتنی بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کہ وہ کسی ملک میں بغیر کوئی ڈائریکٹلی جا کے وہاں سے جو ریسورسز ہے اسے کیپچر کر سکتا ہے، وہاں سے جو انفارمیشن ہے اسے کنٹرول کر سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اکنامک ڈیولپمنٹ پھر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ریاست کے پاس ریسورسز موبلائز ہوتے ہیں، ریاست کی کیپیسٹی ٹو بائی آرمز، ریاست کے پاس کیپیسٹی ٹو ایکچولی ویج وار، ریاست کے پاس کیپیسٹی ٹو ایکسٹینڈ اٹس سافٹ پاور انکریز ہوتی ہے. وہ ریاستیں جو کہ مقروض ہوتی ہیں، اکانومی میں $104 بلین کا قرضہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی فارن پالیسی وہی ہوتی ہے جو کہ محمد بن سلمان نے کوالالمپور سمٹ کے دوران پاکستان کے ساتھ کیا. یعنی کہ وہ ریاستیں انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے نہیں لے سکتی، وہ آرم ٹوسٹنگ ان کی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگلا انٹرنل فیکٹر ایک ریاست کا ہے کہ اس کے پاس ملٹری کیپیبلٹی کیا ہے، اس کے پاس فوج کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس ہتھیاروں کی ماڈرنائزیشن کتنی ہے، اس کے پاس جو آرم فورسز کا مورال ہے وہ کتنا ہائی ہے. کیونکہ جنگیں جو ہے نا ہتھیاروں سے بھی جیتی جاتی ہیں، لیکن جنگیں زیادہ مورال سے جیتی جاتی ہیں. اور اس کے پاس ویپنری کی جو ٹائپ ہے اس سے مراد ہے کہ کیا اس کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، کیا اس کے پاس فار انسٹنس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، کیا اس کے پاس نیوکلیر ویپن موجود ہے، کیا وہ ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہے. تو اس بنیاد پر بھی ریاست کی فارن پالیسی ڈٹرمن ہوتی ہے.
दीगर फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं कि जी मीडिया का क्या रोल है, पब्लिक ओपिनियन किस तरह का है, उसके बाद एक रियासत का यूं समझ लें कि इंटरनल स्ट्रक्चर कितना इंटीग्रेटेड है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जब रियासत कोई बड़ा फैसला ले तो उसके जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं उन फैसले की तायीद ना करें। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं एक रियासत की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने के लिए। सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर होता है बैलेंस ऑफ पावर का होना। बैलेंस ऑफ पावर बुनियादी तौर पर शो करता है कि ताकत का तवाज़ुन कितना है। जैसे एक तरफ अगर हम देखें तो इंडिया और अमेरिका का इत्तेहाद है, तो दूसरी तरफ उस इत्तेहाद को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अकेले कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसकी चीन की मदद ना हो। तो साइनो पाक एक्सेस वर्सेस इंडो यूएस नेक्सस, ये एक बैलेंस ऑफ पावर है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा लाई करती है बैलेंस ऑफ पावर की बुनियाद के ऊपर। एक और एक्सटर्नल फैक्टर है वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी से मुराद ये है कि किस तरह का इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, क्या वो यूनिपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, बायपोलर वर्ल्ड है, या ट्राइपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड है। क्योंकि अगर पावर सेंटर एक होगा तो एक ही रियासत की हर चीज एक मुल्क को माननी पड़ेगी। ऐसी सूरत हाल में हम देखें तो 9/11 का डिसीजन पाकिस्तान ने जो लिया, ये बड़ा मजबूरी में ले लिया क्योंकि ऑन वन हैंड देयर वाज अ कंट्री जिसकी $600 बिलियन तक तो सिर्फ डिफेंस बजट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी कुल $6 बिलियन से $7 बिलियन तक की डिफेंस बजट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तरफ जहां पे हमें ये चीज नजर आती है कि भाई यूनिपोलैरिटी का किरदार है, तो बायपोलैरिटी भी एक रियासत को अपने फैसले लेने पे मजबूर करती है। जैसे हमने कल पढ़ा कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि हमने अमेरिका की तरफ जाना है। बायपोलर वर्ल्ड में सोवियत यूनियन वाज नॉट अ फेयर चॉइस। मल्टीपोलर वर्ल्ड में बड़ी चॉइसेस होती हैं रियासतों के पास कि वो किसी के पास भी जा सकती हैं। तीसरा फैक्टर अगला जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या वो एक रियासत की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्या वो हेजमॉन पावर के खिलाफ जा सकती हैं या नहीं जा सकती। आप इमेजिन करें कि कोई मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर क्यों रिलाय नहीं करता, ईरान जैसी रियासतें क्यों रिलाय नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि यूएन इज जस्ट अ क्वासी मिलिट्री विंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अगर ईरान के ऊपर हमला हो जाए तो यूनाइटेड नेशंस उस हमले को नहीं रोक सकती। यूनाइटेड नेशंस तो सीरिया में या लिबिया में हफ्तार की फोर्सेस को नहीं रोक सकती, तो वो इतनी बड़ी हेजमॉन पावर की ताकत को कैसे रोकेंगी, ये भी एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करती है। फाइनली इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन भी एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करता है। ये सब फैक्टर्स मिला के एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करते हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स को अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यही फैक्टर्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी डिटरमिन करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की विजन है मौजूदा हालात में इमरान खान की, वो 3 फोल्ड है। इसको फिर हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं आगे कि और क्या विजन है, मैं उसे स्पेसिफाई भी करूंगा। फॉरेन अफेयर्स में पहली विजन ये है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी हो। इकोनॉमिक रिकवरी क्या है कि पाकिस्तान का ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के जो फिस्कल क्राइसिस हैं, पाकिस्तान की जो $104 बिलियन का कर्जा है, या पाकिस्तान जो सीपे फेज 2 में इंटीग्रेट होने जा रहा है और इकोनॉमिक ट्रांजिट रूट बनना चाह रहा है, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक रिकवरी में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। और ये इकोनॉमिक रिकवरी इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनके नज़दीक किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करती हैं, एक ही बात पे इन्हिसार करती हैं कि इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी है या नहीं है। मसलन इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज है तो यकीनन इस रीजन में पीस होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी डेवलप करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रीसेंट रिपोर्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड का वॉल्यूम $38 बिलियन तक एक्सटेंड कर सकता है, जबकि मौजूदा हालात में यानी कि कोरोना वायरस के इशू से आप थोड़ा सा पहले देखें तो उनका ट्रेड वॉल्यूम कुल $0.5 बिलियन या $1 बिलियन, या आप समझ लें कि टमाटर, केचप और जो प्याज है वहां तक महदूद था, अंडों तक महदूद था। तो पाकिस्तान का ये प्राइमरी फोकस है कि जब तक रीजन में पीस नहीं होगा उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एक पीस से मुराद है कि अफगानिस्तान में जब तक पीस नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान में भी अगेन वायलेंस होती रहेगी, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता रहेगा और पाकिस्तान इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर पाएगा।
सेकंड पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की इम्पोर्टेंट एक फीचर है वो ये है कि पाकिस्तान विल बी नॉट पार्टनर टू एनी अदर कंट्री इन एनी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। अगर वो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, ये इशारा है यहाँ पे कि अगर वो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ है, अमेरिका का ईरान के साथ है, या किसी मुल्क का किसी मुल्क के साथ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है, हम उससे दूर रहेंगे, क्योंकि हमने सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान में इंटरवीन करके और 9/11 के बाद अमेरिका का साथ देके मोर देन 70,000 पीपल कुर्बान किए हैं, किसी खास मकसद के लिए नहीं। हमने 132 बिलियन डॉलर अपनी इकॉनमी तबाह की है, 104 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया है मुल्क का। फाटा और बलूचिस्तान में अब तक इंस्टेबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान हैड बीन फाइटिंग अदर कंट्रीज वॉर्स। ये इमरान खान का एक स्टेटमेंट है। तीसरा पाकिस्तान का ये है कि इन चीज़ों के अलावा हम इंस्टीट्यूशनल अपना जो फ्रेमवर्क है वो एस्टैब्लिश करेंगे ताकि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो हम फुली अचीव कर लें। अब किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होती है, मैं उसके लिए आपके साथ दो मॉडल्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं पाकिस्तान की स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करूंगा। एक मॉडल है हमारे पास रैशनल एक्टर मॉडल एनालिसिस, और दूसरा है हमारे पास हरमैन्स 3 मेथड, जिसका मतलब है कि एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में प्रोग्राम चेंज, एडजस्टमेंट चेंज या प्रॉब्लम और गोल चेंज क्या फीचर्स रखती है। पहला मॉडल हमें बताता है रैशनल एक्टर मॉडल एनालिसिस के रियासतें फैसले जो भी लेती हैं वो कॉस्ट और बेनिफिट को मद्देनजर रख के लेती हैं। यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल पर ये जो मॉडल है ये वर्क करता है। इस मॉडल में जो बुनियादी बात है वो ये है कि एक रियासत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है कि क्या एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने से गेन्स ज्यादा होंगे या लॉसेस ज्यादा होंगे। CSS में क्वेश्चन पूछा गया है कि was Pakistan's decision not to join Saudi-led war in Yemen in 2015 right, discussed in the light of rational actor model analysis। इसकी अगर आप सादा सी अंडरस्टैंडिंग ले लें, आप कोई भी इस लेक्चर के बाद भी अपना कोई केस स्टडी उठा के देख लें कि क्या पोस्ट 9/11 का फैसला पाकिस्तान के लिए दुरुस्त था या नहीं था, अमेरिका के साथ जुड़ना, या ये वाला डिसीजन बेहतर था या नहीं था, तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ना की कि भाई हम इस वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके पीछे ये लॉजिक थी कि अगर पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बनता तो पाकिस्तान को क्या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना था। सऊदी अरेबिया ने 1.5 बिलियन डॉलर की एक गिफ्ट सो कॉल्ड दे दी थी, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई गिफ्ट नहीं होती, देयर इज नो फ्री लंच इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर ऑलवेज इंटरेस्ट। सेकंड, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ये फायदा हो जाना था कि जी तेल डेफर्ड पेमेंट्स पे मिल जाना था, या इकोनॉमी को थोड़ी सी इंजेक्शन और लग जानी थी। लेकिन नुकसान पाकिस्तान को क्या होना था, 3 तरह का नुकसान होना था। पाकिस्तान को पॉलिटिकल नुकसान ये होना था कि पाकिस्तान में अंदर सेक्टेरियन लेवल पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जानी। पाकिस्तान को दूसरा नुकसान ये होता कि पाकिस्तान 2015 में अपनी वॉर ऑन टेरर, जिसे उस वक्त के जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर के नाम से लड़ रहे थे, वो पूरी की पूरी मुतासर हो जाती। और तीसरा, पाकिस्तान के लिए अब ये डिसाइसिव पॉइंट है हिस्ट्री में कि क्या हमारे फौजी चंद डॉलर्स के लिए शहीद करवाए जाएं, कुर्बान कराए जाएं, नो। तो पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की लाइफ, डिग्निटी और जो प्रोफेशनलिज्म है वो किन भी डॉलर से जो है वो खरीदा नहीं जा सकता। हम एक सॉवरेन स्टेट का तस्वर देंगे, हम किसी दूसरे मुल्क की जंगें नहीं लड़ेंगे। तो इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने फैसला लिया। मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हमें रैशनल एक्टर मॉडल नजर आता है कि पाकिस्तान ने जैसे यूएस तालिबान टॉक्स को फैसिलिटेट किया, तो पाकिस्तान ने देखा कि टॉक्स फैसिलिटेट करने से फायदे क्या क्या है। IMF का हमें बेल आउट पैकेज मिलेगा, अफगानिस्तान में पीस आएगा, और तीसरा ये कि इंडिया अफगानिस्तान को एज ए सेकंड फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। सो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान टुक दिस पर्टिकुलर डिसीजन। दूसरा हमारे पास जो मॉडल हमने डिस्कस किया हरमैन्स 3 मेथड, वो ये है कि प्रोग्राम चेंज, एडजस्टमेंट चेंज, प्रॉब्लम और गोल चेंज। प्रोग्राम चेंज का मकसद ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी की ऑल टुगेदर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही तब्दील कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फोकस किया कि हमने किसी भी मसले को हल करने के लिए मिलिट्री सोल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना, जिसे हम कहते हैं डीसिक्योरिटाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
کہ وہ مسئلہ کشمیر ہو اس کے لیے بھی ہم نیگوسیشنز کو سپورٹ کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم یو ایس طالبان پیس پروسیس کو سپورٹ کریں گے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں۔ تو پاکستان کے فورن پالیسی میں جو ہم نے شروع میں کوشچن لیا کہ کیا چینج ہے، تو ایک چینج ہمیں پروگرام چینج کے اوپر نظر آتی ہے کہ یس پاکستان کا مینر آف ڈیلنگ چینج ہو گیا ہے۔ ایون پاکستان نے جب نوٹ کیا کہ انڈیا میں آرٹیکل 370 ریووک ہوا ہے، تب بھی پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے نا پاکستان کے فورن پالیسی کے اوپر یہ کوشچن نہ کھڑا کر دے کہ بھئی پاکستان از allegedly using non-state actors in order to gain certain interest in occupied Kashmir. سیکنڈ فارن پالیسی کا ماڈل ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ چینج، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چینج ان دی ایفرٹس اور اسکوپ آف فارن پالیسی۔ اب مثال کے طور پر ایک ایفرٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک کر لے کہ جی سعودی عربیہ سے کر لے کہ بھائی جی آپ ایران کے ساتھ نہ لڑیں، یا ایران کو کہے کہ جی آپ سعودی عربیہ کے خلاف کیوں ایسے کارروائی کر رہے ہیں، یا کوئی بولڈ اسٹیٹمنٹ دے دے کسی ملک کے خلاف۔ اس طرح کی پالیسی نہیں، پاکستان نے دونوں ممالک کو بٹھا کے اپنا ایک میڈیٹری رول پلے کرنے کی کوشش کی، یہ ایک ایڈجسٹمنٹ چینج کہلاتی ہے۔ تیسری ہے جی پرابلم یا گول چینج، آپ پورا جو پرابلم ہے وہی چینج کر لیتے ہیں کہ جس سے مراد ہے کہ the initial problem or goal that policy addresses is replaced or simply fortified. In this foreign policy change, purpose of let's say جسے ہم کہیں گے purpose of themselves are replaced، یعنی کہ یہ جو گولز ہیں آپ سارے کے سارے تبدیل کر لیں، پاکستان نے کوئی گول تبدیل نہیں کیا، پاکستان کا گول وہی ہے کہ ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ پرائورٹائز کرنا ہے۔ عمران خان کی فارن پالیسی کی ویژن ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ فارن پالیسی میں اکانومی یعنی کہ دیر از اے شفٹ فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامک ڈائمینشن، یہ آپ نے ہیڈنگ لاسٹ میں لکھ لینی ہے اپنے نوٹس میں کہ پاکستان اب اس ریجن میں اکنامک انٹیگریشن چاہتا ہے تاکہ اس ریجن کی بھی اکانومی ڈیولپ ہو اور پاکستان کی خود کی بھی اکانومی ڈیولپ ہو۔ سیکنڈ، نان الائنڈ پالیسی ویزا ملٹری کنفلکٹ، کہ ہم کسی بھی ملٹری کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تیسرا، پیس وتھ نیبرز۔ چوتھا کہ جی گلوبل ڈائنامکس ایسی ہیں کہ امریکہ ڈکلائننگ پاور ہے، وی ہیو اے رائز آف چائنا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ امریکہ بالکل ایک ڈکلائنڈ پاور ہے، ڈکلائنڈ پاور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے بیلنسڈ فارن پالیسی رکھنی ہوگی میجر پاورز کے ساتھ، لیکن زیادہ ہماری جو ٹلٹ ماضی میں لک ویسٹ پالیسی تھی اس سے ہم نے لک ایسٹ اپروچ میں تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان کی ایک اور فارن پالیسی کا پلر ہے کہ اسلام فوبیا کو کاؤنٹر کرنا ہے، جس کے لیے ملیحہ لودھی نے 6 پوائنٹ پروگرام دیا ہے کہ ہم اسلام فوبیا کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے فارمر یو این ایمبیسڈر تھی، پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو یونائیٹڈ نیشنز۔ اور پھر یہی مسئلہ عمران خان نے اپنی 4 نکاتی تقریر جو کہ یونائیٹڈ نیشنز میں کی تھی وہاں پہ بھی یہ ڈسکس کیا۔ پاکستان کے چین کے ساتھ کلوزر ٹائز کی باتیں ہیں، پاکستان گلوبل پاورٹی کے اوپر ایک کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ رکھتا ہے جس کی ریسنٹ مینیفیسٹیشن یہ کہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھئی ڈیولپڈ کنٹریز مسٹ رائٹ آف دی ڈیٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز۔ کشمیر کا نیگوشیٹڈ سولوشن، افغانستان میں نیگوشیٹڈ سولوشن، اور پھر اس مرتبہ اس سال میں ایک نئی اپروچ یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی افریقہ کو اپروچ نہیں کیا تھا، اس سال سے پاکستان جو ہے وہ افریقہ کی طرف اپنی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بھی بڑھا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں پاکستان کو فارن پالیسی کو بنیادی طور پر یو اے ای اور سعودی سینٹرک رکھا گیا ہے، لیکن جو ایک سال کے جو حالات ہیں انہوں نے بتا دیا کہ فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کرونالوجیکل آرڈر میں اس فارن پالیسی کا ایک انالیسس کر لیں تو سب سے پہلے تو پاکستان نے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ انڈیا کو ایک اولے برانچ ایکسٹینڈڈ کی کہ وی وانٹ پیس وتھ انڈیا۔ عمران خان واز کیٹیگوریکل ان سیئنگ کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اگر کوئی بھی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس میں جو نقصان ہوگا صرف ان 2 ممالک کا نہیں ہوگا، پورے ریجن کا، پورے گلوب کا نقصان ہوگا، ہم نیوکلیر ہولوکاسٹ کی طرف نہیں جاتے۔ اور یہ بڑا پیارا اسٹیٹمنٹ کہ جی وار از ناٹ اے سولوشن ٹو اینی پرابلم، اس کے اوپر بات کی۔ اس کے بعد انڈیا کی طرف سے جو رسپانس آئی ہے یہ بڑا ہی کولڈ شولڈر رسپانس تھا
इंडिया ने बजाय के पाकिस्तान के इस फॉरेन पॉलिसी ओवरच्योर को एक्सेप्ट करे, यूएन में पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ जो तयशुदा मीटिंग थी उसे भी कैंसिल किया और पाकिस्तान के खिलाफ मजीद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बातें करना शुरू कर दी, जैसे पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश या एक रीजनल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जी पाकिस्तान इज एलिजिडली ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब इंडिया की तरफ ये हो गई जब इंडिया ने ये जो है कश्मीर का आर्टिकल 370 रिवोक किया, तो पाकिस्तान की इंडिया की तरफ फॉरेन पॉलिसी ये हो गई कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई इंडिया इज टेकन ओवर बाय द फाशिस्ट हिंदुत्व ब्रिगेड्स, यानी कि पूरी दुनिया को अब कम्युनिकेट कर लिया कि इंडिया एक फाशिस्ट स्टेट बनने जा रही है जिसमें हिटलर आज मोदी की शक्ल में हमें नजर आता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की जरूरी है कि अगर ये बाद में इंडिया को इतना ही फाशिस्ट ब्रांड करना था तो पहली सतह पे जब मोदी के इलेक्शन हो रहे थे तब पाकिस्तानी वजीर आजम से इस तरह के बयान क्यों आ रहे थे कि जी आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात होंगे क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और वो एक लार्जर वोट बैंक जो है वो कैश कर रही है। माजी में भी जब बीजेपी थी तो ही जो है ना ताल्लुकात अच्छे हुए थे, आज भी हम अच्छे ताल्लुकात की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इस तरह के फिर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी जबकि बाद में उसे इतना फिर एक्सट्रीम लेवल पे ब्रांड किया गया बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज। तो पाकिस्तान इस पर्टिकुलर फ्रंट पे इतना स्मार्टली प्ले नहीं कर सका जितना पाकिस्तान को प्ले करना चाहिए था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा जो ऑब्जेक्ट जो ये जो असेसमेंट है वो ये है रिलीजियस हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पाकिस्तान ने 9 सितंबर 2019 को ये करतारपुर कॉरिडोर खोल के ये साबित कर लिया कि पाकिस्तान साउथ एशिया में अमन के तौर पर एक इमर्ज होना चाहता है, एक पुरअमन रियासत के तौर पर इमर्ज होना चाहता है। आप नोट करें कि 9 सितंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब आप ये ना सोचे कि 9 सितंबर को जन अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, वो भी पैदा हुए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन 9 सितंबर की सिग्निफिकेंस है कि उस दिन बर्लिन वॉल जो है ना वो गिरी थी। तो पाकिस्तान ने 9 सितंबर ये दिन इसलिए चूज किया कि करतारपुर कॉरिडोर ओपन करके हम एक मैसेज दें कि हम साउथ एशिया की बर्लिन वॉल गिराने के लिए तैयार हैं और इंडिया अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर ओपन करके इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ी ही प्रेज हासिल कर ली और पाकिस्तान का ये जो क्लेम था कि वी आर अ नेशन दैट बिलीव्स इन द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लेजिटिमाइज हो गई और ये फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी सक्सेस थी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का तीसरा ये जो पिलर था इस साल वो था कश्मीर काज को इंटरनेशनलाइज करना। अब इसमें हम ये डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का ही डायरेक्ट रोल था उसे इंटरनेशनलाइज कराने में। बेसिकली ये जो अगस्त 5 डिसीजन इंडियन सरकार ने ले लिया जिसमें कश्मीर का आर्टिकल 370 रिवोक कर लिया, उससे ऑटोमेटिकली ये इशू खुद ही इंटरनेशनलाइज हो गया। पाकिस्तान ने अलबत्ता इस इशू के ऊपर जितनी एक हम्बल कैपेसिटी में पाकिस्तान से इसके ऊपर डिप्लोमेटिक एफर्ट हो सकती थी पाकिस्तान ने की, नॉनदलेस और भी कोशिशें हो सकती हैं। हम आगे चलकर कश्मीर इशू में इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाज वेरी सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग चाइना इनटू द इक्वेशन, इन एक्चुअली कॉलिंग द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, इन एक्चुअली हाईलाइटिंग this particular issue in the UN Human Rights Commission and so on, even European Union में। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने हर फोरम पे कश्मीर इशू को बहुत मौसर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ भी थी कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कराने में। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम था वो ये था कि पाकिस्तान ने फ्रेंडली मुस्लिम ममालिक की जो मदद थी वो कहीं पर भी हमें नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते नजर आते हैं, ना कि पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम वर्ल्ड का कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। सेकंड, यही वो ममालिक हैं जो कश्मीर के ऊपर इवन फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए भी रेडी नहीं होते। इट इज ओनली आफ्टर कुआलालंपुर समिट जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ज्यादा मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर आ जाता है तो इस मीटिंग बुलाने की बातें होती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अगला पिलर था क्लोजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, जिसके लिए पाकिस्तान ने इस साल सेकंड फेज ऑफ CPEC शुरू कर लिया, जिसमें पाकिस्तान का जो फोकस है वो ये है जो
चीन है उससे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अब ये एक फ्रेज इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल मैगजीन्स में, फॉरेन अफेयर्स में, कि पाकिस्तान इज इजराइल ऑफ चाइना। आपने इस स्टेटमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करके आपने मुझे एक असाइनमेंट भेज देनी है, चलो आई विल असेस इट एंड गिव इट टू यू। तो पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये था कि हम चीन के साथ जितना क्लोजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जा सकते हैं वो अचीव करें। अगेन काउंटरिंग इस्लामोफोबिया, इसके लिए पाकिस्तान ने ये 6 पॉइंट प्रोग्राम भी दिया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बनने चाहिए, एक ओआईसी की तरफ से फोकस स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, फिर इस्लामोफोबिया के जो रूट कॉजेज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश की जाए, फाइनली औरतों के साथ, यूथ के साथ और फिर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसको एक्सटेंड किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 ममालिक के इत्तेहाद से, जिसमें तुर्की, ईरान और मलेशिया शामिल थे। इस्लामोफोबिया का एक चैनल जो है ना बनाया जाए ताकि हम मुस्लिम वर्ल्ड के जो कलेक्टिव इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस कर सकें। एक और इशू था जो कि पाकिस्तान की सबसर्विएंट फॉरेन पॉलिसी शो करा रहा था, वो था कुआला लंपुर समिट में पाकिस्तान की पहले हाँ करके फिर ना करना। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने वाज दी पायनियर स्टेट जिसने कहा कि हम कुआला लंपुर समिट जैसा इनिशिएटिव प्रपोज करें, लेकिन इट वाज अगेन पाकिस्तान जिसने कहा कि भाई हम इस इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन भी काफी सऊदी अरेबिया के खिलाफ बना और ये इंप्रेशन डेवलप होना शुरू हो गया कि किस तरह से इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज के ऊपर लिवरेजेस रख सकते हैं। और इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान वाज एक्चुअली ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम वर्ल्ड और फॉर दैट मैटर एटलीस्ट फॉर दीज कंट्रीज। उसके बाद पाकिस्तान की एक और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान ने पहले यूएस तालिबान जो टॉक्स थे वो मेडिएट कराने के लिए भरपूर किरदार अदा किया एंड फाइनली पाकिस्तान ने उस डील को स्ट्राइक करने में मदद दी। हम अफगान तालिबान की ये जो डील है ये डिटेल में हमारा आगे टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे। क्रक्स इसका ये है कि पाकिस्तान को इस डील से जो फायदे हुए उनमें पहला ये था कि पाकिस्तान का जो स्टांस था अफगानिस्तान के ऊपर वो लेजिटिमाइज हो गया। पाकिस्तान का स्टांस ये था कि हम अफगानिस्तान का नेगोशिएटेड सोल्यूशन चाहते हैं, नेगोशिएटेड हल ही अफगानिस्तान में लास्टिंग सोल्यूशन लेके आता है। ये उसकी जो है वो ये बिल्कुल डील इसी कॉन्टेक्स्ट के तहत ही थी। ये पाकिस्तान के जो नैरेटिव है उसकी लेजिटिमेसी की तरफ लेके गए। सेकेंडली, इस डील से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो ताल्लुकात हैं वो भी कंपैरेटिवली बेहतर हुए, क्योंकि माजी में अमेरिका का ब्लेम था कि पाकिस्तान हार्बर्स एजेंट्स ऑफ टेरर एंड chaos, पाकिस्तान इज हंटिंग विद हाउंड एंड हाइडिंग विद हेयर। तो पाकिस्तान इज प्लेइंग डबल गेम। अब वो क्लियर होगा कि नहीं भाई, अफगान तालिबान आर देमसेल्व्स अ फोर्स टू रिकॉन विद, वो खुद भी एक पावरफुल एंटिटी है और अमेरिका खुद उनके साथ बैठा। तीसरा, इंडिया का जीरो रोल था इन पूरे मुज़ाकरात में। तो इंडिया ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, इंडिया का जितना भी नैरेटिव था अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल अपने वेट के ऊपर जो है ना वो काबिल कर लिया। सो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ज्यादा लेजिटिमाइज हुआ। FATF पाकिस्तान के लिए एक और सबसे बड़ा मसला है, उससे भी पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बैटल अभी लॉन्ग ड्रॉन है। पाकिस्तान अब इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है कि हम सॉफ्ट पावर बिल्ड करें, हम टूरिज्म को जो है ना बेहतर बनाएं, और पाकिस्तान की जो ब्रांडिंग हुई पड़ी है कि दिस इज अ टेररिस्ट स्टेट सो कॉल्ड एलिजेडली, ये हम कहें कि वंस अ टेरर स्टेट इज नाउ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये चीज हम अचीव करें। और उसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर से जो डिग्निटरीज हैं उन्हें टूरिज्म की इंडस्ट्री में लाना चाहता है। और आपने देखा कि मल्टीपल जो लोग थे, प्रिंस चार्ल्स और दीगर लोग, यूके का प्रिंस और फिर स्विट्जरलैंड और दीगर लोगों के, उन्होंने पाकिस्तान की विजिट की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की विजन है कि हम डीसिक्योरिटाइज करें अपनी फॉरेन पॉलिसी और हम अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स यूं इस तरीके से अचीव करें। ये है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स।